हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 4 का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये क्या है? H2O। H2O में दो H आइटम होते हैं एंड एक ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? उसका बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में दो H आइटम होते हैं, तो दोनों H आइटम के बीच की जो ये डिस्टेंस है, यानी कि उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा? उनका बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी कंपाउंड में जो उनके एटम्स जिसके थ्रू बॉन्डेड होते हैं, वो जो उनका बॉन्ड होता है उनके बीच में, कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर अदर्स एलिमेंट से या अदर एटम से बॉन्डेड है तो उनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, जितनी डिस्टेंस होती है उनके बॉन्डिंग के बीच, वही क्या होती है? उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, अब इस बॉन्ड लेंथ को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम, यानी कि जो एटम है उसका साइज भी बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। ये क्या होता है? साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मीन्स साइज, अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं हैलाइड्स का। अगर हम लोग हैलाइड के देखें तो क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होते हैं? इनकी साइज़ इंक्रीज़ करती है। तो इनकी साइज़ इंक्रीज़ कर रही है एंड ये बॉन्डेड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन की साइज़ क्या होगी? सब में सेम होगी। तो साइज़ का चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ हैलाइड्स में आ रहा है, हैलोजन्स में आ रहा है। तो यानी कि जो जिसमें हाइलाइट की साइज़ सबसे बड़ी होगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। आयोडीन का साइज़ क्या होता है? सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू अदर हेलोजन्स। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? यानी कि बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI की होगी। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HF की होगी। क्यों? क्योंकि H का बॉन्ड लेंथ यानी कि H का जो साइज़ होता है वो सभी में क्या है? इक्वल साइज है, सेम साइज़ है। बट फ्लोरीन का जो साइज़ है कंपेयर टू अदर हेलोजन्स वो सबसे छोटा है। तो इसलिए HF का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा एंड देन HCl का होगा, फिर HBr का, फिर HI का होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ है उसको एटम्स के जो साइज होते हैं उसको वो भी अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। अब दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मीन्स बॉन्ड का नंबर बढ़ना। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बॉन्डिंग का नंबर जो होता है, बॉन्ड का नंबर अगर 1 2 3 हो जाए तो फिर क्या उसके बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आता है, चेंजेस आता है? यस, आता है चेंजेस। ठीक है, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होती है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं नीचे, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्डिंग है तो छोटी होगी, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो फिर और छोटी हो जाएगी। यानी कि जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक, अब थर्ड क्या है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी क्या करता है? बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होती है? एस कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, और जितना कम एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं नीचे sp3 में अगर हम एस कैरेक्टर निकालें तो कितना आता है? 25%। और अगर हम sp2 की बात करें तो उसमें 33% होता है एस करेक्टर, एंड अगर sp की बात करें तो 50% होता है एस करेक्टर। मीन्स सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में होता है? sp में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा sp में होता है एस करेक्टर। मीन्स सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? sp का होगा। और सबसे कम
एस कैरेक्टर किस में है, sp3 में है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, sp3 की होगी। ठीक है। अब सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक है लुईस सिंबल। ठीक है, लुईस सिंबल क्या होता है, तो हम ध्यान देते हैं लुईस सिंबल होता क्या है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व एंड दे आर नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यानी कि बन रहा है, तो उसके बनने में सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं सोडियम का। यहाँ पर क्या है, सोडियम Na है, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका वैलेंस शेल कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें और उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया, जीएन लुईस इंट्रोड्यूस simply symbol to donate the valence shell electrons in an atom. The outer shell electrons are shown as dots surrounding the symbol of the atom. These symbols are known as Lewis symbol और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। तो जीएन लुईस जो थे उन्होंने क्या किया, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या किया उन्होंने, उस एलिमेंट के चारों तरफ उसको डॉट लाइन से यानी कि डॉट से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, और उसी को क्या कह दिया गया, लुईस सिंबल। चलिए देखते क्या, सोडियम का हमने देखा, लिथियम का देखा था हमने, कितना था, 3 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही क्या होगा इसके लिथियम के चारों तरफ, यानी कि एक डॉट लाइन हमने यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर दी है, यानी क्या है, यही इसका लुईस सिंबल है, लिथियम का ये लुईस सिंबल हो गया। अब अगर हम सोडियम को देखें ध्यान से तो क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो यानी कि इसका लुईस सिंबल कैसा बन जाएगा, Na लिखेंगे और इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट के थ्रू दिखा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका लुईस सिंबल हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन का अगर हम ध्यान दें तो नाइट्रोजन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी जो 5 इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के चारों तरफ डॉट के लाइन के थ्रू दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर कितने लाइन है, 5 डॉट है ना, 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं, तो यही क्या हो गया, इसका लुईस सिंबल हो गया। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को उस एलिमेंट के चारों तरफ डॉट लाइन से यानी कि डॉट से दिखाना यानी कि लिखना ही क्या होता है, उसका लुईस सिंबल होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इनटू अ रेजोनेंस हाइब्रिड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल अगर है वो उसका हम अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सेम, ठीक है, तो वो क्या होगा, वही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम देखते हैं क्या होता है, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस कैपेसिटी बनाने की जिसमें ज़्यादा होती है, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये हमेशा कैसा होता है, ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं।
ठीक है। जो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो होता है। तो एग्जांपल देखते, पहला क्या SO2 है। SO2 में क्या होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि जो SO2 होता है उसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, एक सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन सल्फर के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर बच जाता है। ठीक है। सल्फर के पास 2 बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, यानी कि इसकी आउटर मोशन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बट यहाँ पर 3 बॉन्ड इसको बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि सल्फर में क्या एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया है। अगर किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं या फिर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसमें पॉजिटिव का साइन डिनोट किया जाता है। और नेगेटिव का साइन का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग के थ्रू आने चाहिए वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यही डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज लगा है। और सल्फर क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है, मीन्स इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी होती है इसके आउटर मोशन में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, बस इसके साथ 3 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव का चार्ज लगा है। बट ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की ही कमी होती है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू सल्फर से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बॉन्ड है और कोई भी चार्ज नहीं है ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो ये तो पहले इसका पहला स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ है, और इसका जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड किसके साथ बना देंगे, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या दोनों सेम है, बस डबल बॉन्ड हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन के साथ चेंज कर दिया, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोनों जगह सेम है, बॉन्डिंग दोनों जगह सेम है, बस हमने जो डबल बॉन्ड होता है उसका साइड हमने चेंज कर दिया, ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अगर इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम मिक्स कर दें एक में, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है कैसा है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही ये स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या पार्शियल डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें रेजोनेंस का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था और सेकंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड था, मीन्स इन दोनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पार्शियल यानी कि मिक्स करके, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके ही जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड बने होते हैं उसको पार्शियली डबल बॉन्ड यानी कि डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, SO3। SO3 के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। अब जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ड्रॉ करता है। ठीक है। डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के साथ और एक बार इस वाले ऑक्सीजन के साथ बनेगा। अभी देखते हैं ध्यान से हम लोग, पहली बार इसमें बना, सेकंड टाइम में यहाँ पर, और थर्ड वाले में यहाँ पर बना। मीन्स सल्फर में जो 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है सल्फर से, उन तीनों के साथ डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हमने तीनों साइड में देख लिया है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर कैसा हो गया, SO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मीन्स तीनों ऑक्सीजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड को शो किया जाए तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, NO3। NO3 में क्या होता है, इसके भी 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन जो होते हैं नाइट्रोजन के साथ थ्री ऑक्सीजन लगे होते हैं। तो इस डबल बॉन्ड पहले कहाँ पर होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है। ध्यान से अगर हम देखें तो क्या, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि तीनों ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन चुका है, यानी कि ये क्या हो गया, NO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और अगर इन तीनों को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाए तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ NO3। इसमें क्या है, तीनों ऑक्सीजन को डॉटेड पार्शियल डबल बॉन्ड से दिखाया गया है, यही इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट रीडिंग, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है,
तो इसके लिए कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती है, चलिए उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम। द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इज द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा जो कि हायर पोलराइजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि वो हाईली पोलराइज भी हो सकता हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, और वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। द स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज़ छोटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड उसमें बनेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या जनरेट हुई, डेफिनेशन ये बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ weak force that result in the formation of dipole-dipole interaction between a hydrogen atom and an electronegative atom that is strongly bonded to another electronegative atom। यानी कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कब बनती है, जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो। अब ये बात आती है कैसे हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि उस जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ भी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, सेकंड होता है ऑक्सीजन, एंड थर्ड क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ सबसे स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एंड देन आफ्टर ऑक्सीजन के साथ होती है एंड नाइट्रोजन के साथ। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं उनके साथ हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो थोड़ी वीक होती है, ठीक है। तो हम ध्यान में रखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, यही 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जिसके साथ हाइड्रोजन स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो फिर ध्यान देते हैं, जैसे ये क्या है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये वाटर मॉलिक्यूल का। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में देखें तो क्या उसमें सिर्फ एक ही H2O होते हैं, नहीं, कई सारे H2O होते हैं, वो भी क्या होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बंधे होते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं H2O में, ये देखिए ये पहला H2O है, तो ये जो H2O होता है उनके बीच वो कौन सी बॉन्डिंग है, वो तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। H2O के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, कोवैलेंट होती है, क्योंकि H2O शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड करते हैं ना। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये शेयरिंग करते हैं, तो आफ्टर शेयरिंग इनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बट ये जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन और ये सेकंड मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच भी क्या होती है, एक बॉन्डिंग होती है जिससे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का फ्लोरीन एटम, ये क्या करेगा, एक दूसरे को इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिससे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही होती है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, उसके साथ स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, when hydrogen bond take place between different molecule of the same or different compound, it is called intermolecular hydrogen bond। मीन्स ये हो गया, अगर किसी एक कंपाउंड का हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर HF है, इस HF का फ्लोरीन और यहाँ पर एक H2O, ये दोनों क्या हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है,
ठीक है। तो जो ये बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हमेशा कैसे बनता है? दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच। यानी कि चाहे वो दो एच एफ ही क्यों ना हो या दो H2O मॉलिक्यूल का ना हो, बट वो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर H2O है, H2O और HF के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैसा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अलग अलग हैं। बट यहाँ पर अगर यहाँ पर एक हमने यहाँ पर ऐसे यहाँ पर H लिखा होता और यहाँ ऐसे होता H2O मॉलिक्यूल होता, अगर इस H और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो भी क्या होता है? ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता। क्यों? क्योंकि ये H2O अलग है और ये H2O अलग है, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिसका एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बॉन्ड बनाते हैं तो इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ये क्या होता है? द हाइड्रोजन बॉन्ड विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, फिर जब उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा, यहाँ पर क्या लगा? OH अल्कोहलिक ग्रुप लगा। अब CHO का जो है ऑक्सीजन और इसका OH का जो H है, अगर इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट किस टाइप का होगा? तो ये होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है अंतरा। ठीक है। यानी कि अंदर एक ही मॉलिक्यूल। अब देखिए क्या है, एक ये पूरा एक कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का हाइड्रोजन भी है और उसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन भी है। इनके बीच क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है? ये कोई कंपाउंड है, इसमें क्या है? ऊपर यहाँ पर OH ग्रुप लगा, अल्कोहलिक ग्रुप, जिसका H, और नीचे नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा, जिसका ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट होगा किस टाइप का? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो यानी कि बात कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही, मीन्स एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है, अगर उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर होगा। बट अगर सेम ही मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम भी है और उसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है, तो इस तरह से जो बॉन्ड होगा वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई थिंक अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या, डिफरेंस क्या होता है इसमें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रीडिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड जो होते हैं इनका डिफरेंस देखते हैं। बॉन्ड टू टाइप के होते हैं ना, तो ये दोनों जो होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम डिफरेंस के थ्रू जानेंगे तो दोनों बॉन्ड भी क्लियर हो जाएगा और इनके डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग और वाइटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब किसी भी एलिमेंट के हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर है जो कोई भी अगर एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, उस ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसके हेड टू हेड में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला क्या? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब होता है एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो, उनके बीच ओवरलैपिंग जो होती है। तो एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इनमें जो ओवरलैपिंग होगी उनमें एक ही तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है, वो भी कैसे होती है? एंड टू एंड ही होती है। ठीक है। और दूसरा क्या? एस पी ओवरलैपिंग। जो पी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डंबल शेप होता है। एस का कैसा होता है? स्फेरिकल। अब इनके बीच ओवरलैपिंग कैसी हो? अगर एंड टू एंड, यानी कि एस का एंड और
पी का एंड पॉइंट यही तो होगा, एंड पॉइंट ये होगा, या फिर ये, इनके बीच अगर ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी होगी, sp ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसके बाद वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब सेकंड थर्ड क्या है, pp ओवरलैपिंग। अगर दोनों p ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो अगर उनके भी साइड वाइज यानी कि सॉरी एंड टू एंड ओवरलैपिंग अगर हो रही है इस तरह से, तो ये pp ओवरलैपिंग होगी। और इसका नाम, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, मीन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द parallel overlap and perpendicular to the internuclear axis the orbital formed due to साइड वाइज ओवरलैपिंग। यानी कि इस तरह का बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे यहाँ पर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और ये वाली ओवरलैपिंग सिर्फ पी या फिर डी ऑर्बिटल में ही हो सकती है, एस में नहीं होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो फिर पी ऑर्बिटल में होती है या फिर डी में होती है, एस में नहीं होती है। वो भी पी के किस केस में होती है, अगर वो साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा का मतलब सिंगल होता है और पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस एंड उनकी डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, उसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिड, यानी कि मिक्स कर देना, ठीक है। किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है, ध्यान से। इसका जो पहला पॉइंट इसमें बताया गया, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप विच आर सुटेबल फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि एटम का जो ऑर्बिटल है उसको मिक्स कर देना, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर देना। बट किसको मिक्स करना, जिसकी एनर्जी शेप सब कुछ क्या हो, इक्वल हो, लगभग लगभग इक्वल हो, तब उसको मिक्स किया जा सकता है। और जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन तभी हो सकता है जब कुछ कंडीशन होंगी तभी, वरना फिर हाइब्रिडेशन कंपाउंड्स में नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वैलेंस शेल होता है वही हाइब्रिडाइज होता है। यानी किसी भी एटम मॉलिक्यूल जो भी हमने लिया है जिसके बीच हमको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मीन्स उन्हीं का ही सिर्फ हम मिक्सअप करेंगे और उन्हीं से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड क्या है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होने जा रहा है जिस ऑर्बिटल का, उसकी एनर्जी और शेप क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर समान है यानी कि इक्वल है तभी उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सअप हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। फोर्थ पॉइंट दिया है, फील्ड ऑर्बिटल कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो ऑर्बिटल फील्ड होते हैं यानी कि जो भरे होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी करते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उतना ही उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है। यानी कि हमने जैसे दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो भी कितना बनेगा, दो ही बनेगा। अब सेकंड देखते हैं, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। यानी कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी और शेप हमेशा इक्वल ही होगी। थर्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं उनके कंपेयर में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन फिक्स्ड डायरेक्शन
एज सो टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है, और ऐसे डायरेक्शन में फिक्स होती है जहाँ से उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन कम हो। ठीक है, ऐसी जगह जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका डायरेक्शन उसी तरफ हमेशा रखा जाएगा जिधर की तरफ क्या हो, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम हो सके। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, H2O मॉलिक्यूल। पहले हम H2O मॉलिक्यूल लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है इसका, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ध्यान देंगे इसमें जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे कम होती है हम उसी को सेंट्रल मेटल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा इसमें, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, यही तो है इसका वैलेंस शेल, जिसमें 2 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसका ग्राउंड स्टेट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल। हुंड रूल ने क्या, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो यहाँ फिल होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये होगा इसका ग्राउंड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2s यानी कि 2 शेल में कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। जो सेकंड शेल होता है उसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, एस एंड पी, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में, एस और पी में ऑलरेडी फिल्ड हैं, यानी कि इसके एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोई संभावना ही नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर इसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है मुझे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मिक्स करना पड़ेगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है 2s में और जो 2p में है इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी तो लगभग थोड़ी बहुत सेम है, लेकिन हम एस की थोड़ी कम होती है, पी की थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है और पी का कैसा होता है, डम्बल होता है, यानी कि इनका शेप भी इक्वल नहीं है, एनर्जी भी इक्वल नहीं है। तो इनका क्या बनाना पड़ेगा, हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, तब ये जा करके हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। यानी कि अब इसका क्या करेंगे, अब ये हाइब्रिड स्टेट में जाएंगे, यानी कि इनका मिक्सअप होगा। तो जब हमने 1s और 3p को मिक्स कर दिया, ये क्या है, 1s और 3p तो है। अब इसको हम जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 1s एंड 3p, 4sp तो बनेंगे। हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, अगर हम जितने ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन करवाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हमने यहाँ पर 4 ऑर्बिटल लिए हैं, तो इससे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे, sp3, 4 sp3 के ऑर्बिटल बन जाएंगे। यानी कि मिक्स कराने के बाद जो ऑर्बिटल बना उसका नाम क्या हो जाएगा, sp3 sp3 sp3। अब इन चारों की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई है, इनका शेप इक्वल हो गया। कुछ इस तरह का इनका शेप बनेगा। जब इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इनकी एनर्जी भी इक्वल है और शेप भी इक्वल है। ठीक है, अब यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 H एटम है, 2 H इसके साथ बाइंड हो रहा, तो 1 H यहाँ पे जुड़ जाएगा और 1 H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा होगा, 1s3p यानी कि sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 टाइप का होगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा है CH4। CH4 में क्या करेंगे हम, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये है ना, 2s2 2p2। तो इसका ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में यानी कि जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है हम उसी का दिखाते हैं। तो 2s2 यानी कि टेस्ट एस का ऑर्बिटल ये होगा, 2p2 ये होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल हैं, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ फिल हैं। अब क्या इसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यस। इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको यहाँ पे जंप करवा दें तो क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल में आएगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक्साइटेड स्टेट होगा, मीन्स जब इसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर यहाँ पे आया तो कहाँ पहुँच गया, इसके एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की ना ही एनर्जी इक्वल है ना ही शेप। तो इनको जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, जो कि ये है। एक s और 3p हमने मिक्स किया तो क्या बनेगा, 4sp3, एक s 3p यानी कि sp3, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और इसके पास है कितने हाइड्रोजन, 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बाउंड होगा, एक यहाँ बाइंड होगा, एक यहाँ एक यहाँ।
चारों हाइड्रोजन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डेड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा इसमें, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल टाइप का बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन अपने आप को कहाँ पर रखते हैं, किस डायरेक्शन में, जहाँ पर रिपल्सन सबसे कम हो। तो कार्बन के साथ जो 4 एटम हैं वो अपने डायरेक्शन को कहाँ रखेंगे, जहाँ पे उनके बीच रिपल्सन सबसे कम हो। तो चारों अपने 4 डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो इनका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल शेप बनता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि क्या है, BeCl2 बेरियम क्लोराइड। इसमें बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2। तो इसका बैलेंस कितना है, 2p2, क्योंकि लास्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका ग्राउंड स्टेट हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये 2s2 बनेगा। अब हमने 2p0 लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि इसके सेकंड सेल में जो होता है, आपको पता होगा सेकंड सेल में 2p भी होता है, बट इसके 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p कैसा है, खाली है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर सकता है, यस। अगर सेम सेल में ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। अब क्या इन दोनों की एनर्जी ना ही इक्वल है ना ही शेप। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि इसका हाइब्रिड स्टेट में जाएगा ये अपने। अब क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम बनेगा, वैसे ही सेम, बस इसका नाम क्या हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है। अब एक s और एक p मिक्स होगा तो क्या बनेगा, 2sp। एक sp इधर है और एक sp इधर है, एक क्लोरीन इस वाले sp से बाइंड होगा, दूसरा क्लोरीन इससे बाइंड होगा। अब इससे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कैसा हुआ, sp टाइप का हुआ, एक s एक p, यानी कि sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, BeCl2 में। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, Be के जो दोनों एटम हैं, दोनों ऑर्बिटल हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप को ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ से उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन सबसे कम हो। तो दोनों हमेशा, ये देखिए, एक इधर की तरफ हो रहा है, एक इधर की तरफ। तो इससे जो शेप बनेगा BeCl2 वो कैसा बनेगा, लीनियर शेप बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज का टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।